हेलो एवरीवन, गोलू मूवी वाला मी वेलकम। आज हम सोलो लेवलिंग का सीजन 3 के एपिसोड 7 का रिव्यू करेंगे। आइए इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 50 लाइक का और कमेंट करते हुए जाना आपका फेवरेट कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आया हुआ होता है। काफी ज्यादा रात हो गई होती है और इसीलिए जिन्वू खिड़की से अपनी मॉम के रूम में आता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता, और जहां तक मेरे को लगता है होली वाटर ऑफ लाइफ शायद इतना ज्यादा कैपेबल होगा कि वो इनको ठीक कर सके। मैं गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहां तक मैंने इस बारे में पढ़ा है ऐसा शायद हो सकता है। और जैसा कि मेरे सिस्टम्स ने काफी सारे मिरेकल्स मेरे साथ किए हैं, तो मेरे को ये भी लग रहा है कि शायद ऐसा वर्क करेगा। और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ इनक्रेडिबल स्टोरी है, और ये सब कुछ मेरे सिस्टम के पावर की वजह से हो पाया। मैंने एक ही रैंक के तौर पे स्टार्ट किया था और अब मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, और मेरे को अपने सिस्टम के ऊपर एक और बार ट्रस्ट दिखाना नहीं होगा। जिसके बाद जिन्वू होली वाटर ऑफ लाइफ लाया हुआ होता है, वो अपनी मॉम को पिला देता है। और जब वो अपनी मॉम को वो दवाई पिला रहा होता है, तभी वो अपनी मॉम के गले पर एक निशान देखता है। जिसके बाद जिन्वू को याद आता है ये जो निशान था वो जिन्वू की वजह से आया था। तो बचपन में जिन्वू ने ये जो निशान उसकी मॉम के गर्दन पे था, ये जिन्वू नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जो मॉम थी उसकी हरदम चिंता किया करती थी। लेकिन वो दवाई पिलाने के बावजूद भी जिन्वू की जो मॉम होती है वो आंखें नहीं खोल रही होती, और इसलिए जिन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मॉम आंखें खोलिए। आखिरकार ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? सिर्फ एक ही रीजन था जिसलिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग कर बना, तो प्लीज उठ जाइए। और तभी जिन्वू देखता है कि उसकी मॉम उठ गई होती है, जिसको देखकर जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिन्वू की मॉम जिन्वू से पूछती है, वैसे मैं कितने सालों से सोई हुई थी? जिन्वू अपनी मॉम को बताता है कि लगभग आपको 4 साल हो गए हैं। जिसके बाद उसकी मॉम उससे पूछती है कि वैसे जिन्हा कहाँ है, वो ठीक तो है ना? जिन्वू उनको बताता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। जिन्वू की मॉम उसको थैंक्स बोलती है और उसको कहती है कि जिन्वू तुम अपना प्रॉमिस नहीं भूले। और ये बात सुनने के बाद जिन्वू काफी ज्यादा इमोशन हो जाता है और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग हॉस्पिटल के अंदर ही एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि दूसरे डॉक्टर को आके बताता है कि वो उठ गई। जिसकी बात सुनने के बाद वो जो हेड डॉक्टर होता है वो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या, जिस पे डॉक्टर उसको बताता है कि उस पेशेंट का जो गार्जियन है वो उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने कह रहा है, और अभी और इसी वक्त तो अब हमको क्या करना चाहिए? जिस पे हेड डॉक्टर उसको बताता है कि अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है और उनको लगभग 4 साल हो गए हैं और वो तो यहाँ तक कि चल भी नहीं पा रहे हैं। जिस पर डॉक्टर्स को बता था, हमने उनके जो टेस्ट है वो दोबारा से किए और उनके जितने भी टेस्ट है वो नॉर्मल आए हैं, यहाँ तक कि वो पूरी तरीके से हेल्थी हो गई है और अपने पैरों पर खुद के दम पर चल पा रही है। जिसके बाद सुनने के बाद वो जो डॉक्टर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है? पिछले 4 साल से वो बिल्कुल भी नहीं हिली है और आज इस तरीके से कुछ ठीक कैसे हो गया अब उसको भी? यार यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होती है कि आखिर का हम वो करना क्या चाहिए। जिसके बाद वो सोचता है कि मेरे को सबसे पहले मेडिकल कम्युनिटी जो है उनको इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, और आगे जो मेरे को करना है मैं उनसे बात ही कर लूंगा। तभी जो डॉक्टर होता है वो हेड डॉक्टर को बताता है काफी ज्यादा परेशान सिर्फ इसीलिए हूं क्योंकि उनके साथ यानी जो पेशेंट का गार्जियन है वो कोई आम इंसान नहीं है। और वो हेड डॉक्टर को बताता है कि शायद आपने सांग जनव के बारे में सुना होगा, जो कि अभी कंट्री का 10वां एस रैंक का हंटर बना है। अब ये बात सुनने के बाद जो हेड डॉक्टर होता है वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि किसी भी हेल्थी इंसान को हम लोग हॉस्पिटल में नहीं रह सकते, पेशेंट को घर जाना ही होगा, और अब हम यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते, पेशेंट को डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोग कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां पर जिन्हा जो होती है वो भी हॉस्पिटल में आ गई होती है। जिन्वू की मॉम जिन्हा को देखते हुए कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, और जिन्हा अपनी मॉम को ठीक हुआ देखकर वो भी काफी ज्यादा रोने लग जाती है। जिन्वू उन दोनों को ही देख रहा होता है
जिन्वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने जितनी भी मेहनत की, मैंने जितना भी हार्ड वर्क किया, आखिरकार उन सबका फल मिल गया। और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया, मेरे को वो सब कुछ मिल गया, उसका मेरे को रिवॉर्ड मिला। लेकिन मैं अभी भी नर्वस हूं। मैंने उस ब्रिज को क्रॉस कर दिया है जहां से वापस आना संभव नहीं है। जिसके बाद जिन्वो हॉस्पिटल के बाहर जो गार्डन होता है वहां पे जाकर बैठ जाता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने अपने फोन को काफी ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं डेमन कैसल के अंदर था। जिसके बाद वो अपना फोन चेक करता है। वो कहता है, क्या इतने सारे मिस कॉल्स? जिन्वो यहाँ पर अपने फोन में एक न्यूज आर्टिकल पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आसमान में एक बीस्ट को उड़ता हुआ देखा गया है। जिन्वो कहता है, यार ये न्यूज तो कहीं कैजल के बारे में तो नहीं है ना। जिसके बाद जिन्वो उस न्यूज आर्टिकल को पढ़ता है। जिन्वो अपने मन में सोचते कहता है, क्या ये न्यूज रिपोर्टर किस चीज के बारे में लिख रहे हैं? जिसके बाद जिन्वो को मिस्टर गो का हंटर एसोसिएशन से फोन आता है। मिस्टर गो जिन्वो को बताते हैं कि वैसे तुमने न्यूज के बारे में तो सुन ही लिया होगा। जिन्वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि जरूर है, यहाँ पर कैजल के बारे में ही बात कर रहे हैं। यार ये न्यूज तो काफी ज्यादा तेजी से फैल रही है। लेकिन तभी जिन्वो को एहसास हो जाता है कि मिस्टर गो जो है वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिस्टर गो यहाँ पर एंट मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और जिन्वो को लगा होता है वो काइल के बारे में बात कर रहे हैं। जिन्वो उनको बताता है, मैंने अपना फोन चेक नहीं किया, तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? जिसपे मिस्टर को कहते हैं कि लगता है तुमको कुछ भी नहीं मालूम, तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं तुमको वहां पर अच्छे से बताता हूं। जिसके बाद जिन्वो पहुंच जाता है हंटर एसोसिएशन मिस्टर गो के पास। मिस्टर गो जिन्वो को बताते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन है वो 4 दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है और हम लोग जेजू आइलैंड पे जाने वाले हैं ताकि हम लोग उन एंट्स मॉन्स्टर को खत्म कर सकें। लेकिन उससे पहले हमको तुम्हारी मदद चाहिए होगी मिस्टर सांग। जिन्वो मिस्टर गो जिन्वो से बोलते हैं कि प्लीज तुम हमारे साथ लड़ाई करो। तभी जिन्वो एकदम से चौंक जाता है। उसको कोई माना वेव सेंस होती है। जी उसको देखकर मिस्टर को कहते हैं, हम क्यों, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? जिसपे जिन्वो को बताते, अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ हंटर्स बाहर लड़ रहे हैं। जिसपे मिस्टर को कहते हैं, हम बहुत बढ़िया, जैसा कि मेरे को लगा ही था। तुम्हारी जो सेंस है वो काफी ज्यादा तेज है। तुम्हारी जो सेंस एबिलिटी है इसको देखकर मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। मिस्टर गो आगे बताते हैं, इस रैंक के हंटर्स जिम के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं और शायद उनको वही चीज फील हुई होगी। जिन्वो कहता है, क्या ऐसे रंगे हंटर्स? मिस्टर गो जिन्वो को बताता है कि हाँ वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आज से सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं जेजू आइलैंड पर रेड करने के लिए। जापानीज एस रैंक के हंटर्स, साथ ही में जो एस रैंक के हंटर गोटो रिजू है वो भी इस रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गोटो रिजू का नाम सुन के जिन कहता है, हाँ आप गोटो रिजू की बात कर रहे हैं ना? मिस्टर गो उसको बताते हैं कि हाँ मैं गोटो रिजी की बात कर रहा हूँ, जापान का सबसे ग्रेटेस्ट हंटर। जिसके बाद मिस्टर गो जिन्वो को अपने साथ जिम में ले जाते हैं जहां पर वो सभी जो बाकी एस रैंक के हंटर्स होते हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते के फाइट को देखकर जिन्वो काफी हैरान होता है। मिस्टर को उससे कहते हैं कि आज यहाँ पर इस जगह पर काफी सारे एस रैंक के हंटर्स एक साथ इकट्ठा हुए हैं। ये मौका रोज रोज देखने के लिए नहीं मिलता है और शायद जो तुमको माना वेव्स महसूस हो रही थी वो शायद तुमको यहीं से हो रही थी। जिन्वो मिस्टर गो से कहता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मिस्टर बेक फाइट करने में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तभी पीछे से मिस्टर चोई वहां पर आते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अगर मिस्टर बेक अपने पूरे फोर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करेंगे तो शायद वो हंटर उनको संभाल भी ना पाए। क्यों? वैसे मिस्टर बे के पास एक एबिलिटी है, जब वो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं तो अपने आप को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। जिसकी बात सुन के जिन्वो अपने मन में सोचते हो कहता है, हम तो आखिरकार ये जो रूमर्स थे वो एकदम सही थे कि मिस्टर बेक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर काफी सारे एस रैंक के जो हंटर्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, जो जिस हंटर्स की जब जरूरत होगी तभी उसका नाम मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। इसके बाद
यहाँ पर काफी सारे जो एस रैंक के हंटर्स होते हैं वो अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी उनमें से जो एक एस रैंक की हंटर होती है वो मिस्टर गोटो रिजी की असिस्टेंट होती है, उससे पूछती है कि वैसे वो कौन है, जिस पर उनकी असिस्टेंट उसको बताती है कि वो सांग जिन वू है जो कि अभी जल्द ही एक एस रैंक का हंटर बना है। तभी मिस्टर गोटो योजी कहते हैं कि जरूर वो एक्सेप्शनल एसन होगा, जिस पर उनकी असिस्टेंट उनको बताती है कि नहीं, वो एक मेस टाइप का हंटर है। जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर गोटो कहते हैं क्या ये तो नामुमकिन है, लेकिन उनकी असिस्टेंट उनको कंफर्म करके बताते हैं नहीं, ये एक मिच टाइप का हंटर ही है। ये बात ऑफिशियल्स ने कंफर्म की है, जिसके बाद बाकी सभी जो एस रैंक के हंटर्स होते हैं आसपास वो सभी के सभी जिन्वू के बारे में ही बात करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर गोटो यूजी की जो असिस्टेंट होती है कोरिया के जो हंटर्स होते हैं उनके बारे में कुछ बातें बोलते हुए कहते हैं कि इन्हें क्या लगता है कि ये साउथ कोरिया के सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट हंटर हैं। ये लोग सिर्फ एक नॉर्मल हंटर हैं, मिस्टर गुड और यज भी कहते हैं अच्छा तो तुमको भी ऐसा लगता है क्या, और ये लोग इसी तरीके से बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये दोनों जापानीज में बात कर रहे होते हैं, इसलिए लोग इस तरीके से खुल के बात कर रहे होते हैं क्योंकि बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा। तभी यहाँ पर पार्क गसू हो जाता है जो कि एक रैंक का हंटर है और ये नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी है। मिस्टर गोटी जो असिस्टेंट होती है उससे कहता है कि क्या तुमने अभी क्या कहा कि साउथ कोरिया के जो हंटर्स हैं वो नॉर्मल हंटर्स हैं, सिर्फ तुम्हें क्या लगता है, तुमने सोचा कि तुम ये सब कुछ बातें जापानीज में कर रहे हो तो यहाँ पर किसी को कुछ मालूम ही नहीं चलेगा। तुमको मैं बता दूं कि मेरे को जापानीज आती है, मैंने अपने हाई स्कूल में सीखा था क्योंकि जापानीज मेरी सेकंड लैंग्वेज थी, तो मुझे मालूम है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तभी यहाँ पर मिस्टर पार्क का जो असिस्टेंट होता है वो यहाँ पर उसके ऊपर बख लग जाता है, तुम जानती हो ये कौन है, ये नाइट गिल्ड के गिल्ड मास्टर है, तुम्हारी हिम्मत कहते हो हमारे एस रैंक के हंटर्स के बारे में इस तरीके से बात करने की। और फिर वो काफी ज्यादा तेजी से उन पर गुस्सा करते हुए उनको बहुत कुछ सुना रहा होता है। तभी मिस्टर पार्क उसको रोकते हुए कहते हैं हाँ ठीक है आप शांत हो जाओ। तभी यहाँ पर मिस्टर गोटो रिज की जो असिस्टेंट होती है वो मिस्टर पार्क से बोलती है कि कहीं आप जेजो आइलैंड की रेड को ज्वाइन करने की तो नहीं सोच रहे हैं ना। वैसे मैं आपको बता दूं कि उसमें सिर्फ एस रैंक के हंटर ही अलाउड है। इंटरप्रेटिव जो यहाँ पर असिस्टेंट होती है वो कहते हैं अच्छा तो तुम क्या मेरे से लड़ने की सोच रहे हो क्या। इसके बाद वो उन लोगों को बताती है कि मेरा नाम ने कावा है और मैं जापान की एक रैंकी की हंटर। तुमको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ एक इंटरप्रेटेटिव और मिस्टर चोई ये सब कुछ। क्लेश जो नीचे हो रहा था ये देख रहे होते जिन वो भी अपने मन में सोचते हुए कहता है अरे यार ये चल क्या रहा है, यहाँ कोरिया के और जापानीज के ए रैंक के हंटर्स के बीच में फाइट क्या कर रहे हैं भाई। ये लोग मिस्टर चोई जिन वो से कहते हैं हम ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और नीचे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दोनों के दोनों मिस्टर पार्क और जो असिस्टेंट होती है मिस्टर गोटो रिज की, ये दोनों के दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मिस्टर पार्क उसको बताते हैं कि सिंपल रूल है, हम दोनों में से जो भी सबसे पहले कलाई पकड़ लेगा वो जीत जाएगा और जो नहीं पकड़ पाया वो हार जाएगा। जिसके बाद हाना कावा जो होती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से मिस्टर पार्क के ऊपर अटैक करती है, बहुत ज्यादा तेजी से। लेकिन मिस्टर पार्क उसके सारे अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। वही देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। मिस्टर पास को बताते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे को इतने आसे हरा दोगी ना। कावा उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुमको पहचानने में थोड़ी सी गलती कर गई, लेकिन कोई नहीं। वो फिर से काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन मिस्टर पार्क उसको पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि इंटरप्रेटर तुम थोड़ी सी स्लो हो। जिसके बाद मिस्टर गोटू रयूजी जो होते हैं वो ना कावा से कहते हैं ना कावा, क्या आप मेरी बातों को इन सभी लोगों को बताएंगे। जिसके बाद वो बाकी सभी लोगों को बताती है कि मिस्टर गोटो रिजी कहना चाहते हैं जैसा कि यहाँ पर दो कंट्रीज के एस रैंक के हंटर्स और ए रैंक के हंटर्स हैं, तो हम लोग आपस में एक ड्यूएल करते हैं जैसा कि अभी हुआ तो जो भी सबसे पहले कलाई पकड़ लेगा वो जीत जाएगा और जो नहीं पकड़ पाया वो हार जाएगा। तो कैसा लग रहा है आपको मेरे प्रपोजल। तभी मिस्टर गो वहां पर आ जाते हैं। वो कहते हैं
ये तो सही लग रहा है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर कुछ और नए रूल्स बनाते हैं और फिर ये लोग यहाँ पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं ताकि ये लोग फाइट कर सके। इन सभी लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही होती है, लेकिन असल में यहाँ पर जो जापानीज हंटर्स होते हैं वो साउथ कोरिया के हंटर्स के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे से साफ साफ लग रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टारगेट है 100 लाइक्स और 50 कमेंट का, इसको पूरा करते ही जाए।